हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीयू के स्टूडेंट्स हैं या फिर एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या फिर वे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी की डेट शीट आ चुकी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी सीरीज़ लाइए, क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमें समझाइए और कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रिपीट होने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज़ भी हमें पता चल जाए। तो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के पास में सब्जेक्ट की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पेपर आप देखोगे, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड सेमेस्टर के हैं और यहाँ पर आपका यूनिक पेपर कोड जो है ये भी मेंशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि राइट साइड में आप सभी को यहाँ पर अपना रोल नंबर मेंशन करना होता है इमीडिएटली जैसे आपको पेपर मिलेगा। इसके अलावा पेपर कई बार आप सभी का 75 मार्क्स का लिखा आता है और कई बार आप सभी का 100 मार्क्स का भी लिखा आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 75 मार्क्स का लिखा आएगा। 3 घंटे का आपके पास में समय होगा और यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि सबसे टॉप पे आपको अपना इंस्ट्रक्शंस में रोल नंबर लिखना है जैसा कि मैंने दिखाया। और यहाँ पर आपके लिए इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा होगा कि आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं या फिर आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। सबसे बड़ी बात, जितने भी क्वेश्चंस होंगे जैसे 4 करने हो या 5 करने हो तो सभी क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो बिल्कुल इक्वल रहती है। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम में लिया है सब्जेक्ट तो आप हिंदी मीडियम में लिखना चाहें तो पूरा पेपर आप चाहो तो हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं। दोनों में से एक भाषा का ही आपको उपयोग करना है, या तो पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम में या पूरा पेपर हिंदी मीडियम में। ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में और एक क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर इंग्लिश में लिखी थी वही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हिंदी में भी लिखी हुई है। अब एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता के बर्लिन के वर्गीकरण की समकालीन प्रासंगिकता को बताइए। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, एक ईसाई बर्लिन नाम का एक विद्वान है जिन्होंने स्वतंत्रता यानी लिबर्टी को क्या किया था, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, एक पॉजिटिव लिबर्टी और एक नेगेटिव लिबर्टी। इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता को विभाजित किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि ऐसी स्वतंत्रता जो हमारे क्रियाकलाप के कारण किसी दूसरों को हानि पहुंचाती है वो नकारात्मक स्वतंत्रता में आती है, लेकिन अगर हमारी स्वतंत्रता का लाभ हमें और समाज के अन्य लोगों को भी मिलता है तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता के तहत आती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं हमारी स्वतंत्रता की वजह से जब किसी दूसरे की स्वतंत्रता का दमन हो तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता है, और जब हमारी स्वतंत्रता की वजह से दूसरों की स्वतंत्रता का दमन ना हो तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो इन्होंने इसको एक्सप्लेन करा था और हमने भी इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा बाय सोल सॉल्यूशन तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बाकी आने वाली वीडियोस में भी मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आप जब तक आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि भाई जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत का विस्तृत विवरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है और इस जो है प्रतिमान का प्रमुख आलोचक क्या रहा है, यानी इस जगह पर जॉन रॉयल्स की जो थ्योरी है इसका जो क्रिटिसिज्म है वो क्यों होता है ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो आप सभी को पता है कि जॉन रॉयल्स एक उदारवादी विचारक थे और उदारवादी जो है मार्क्सवादी उनकी आलोचना करते ही करते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि भाई जो जॉन रॉयल्स है उनकी आलोचना मार्क्सवाद के साथ साथ उदारवादी लोग भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि विशेष लोग जो ऐसे लोग जो हैं जो अपनी आप विकास नहीं कर पाते तो उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान की बात करिए ताकि समानता ला सके। और वही बात अगर हम करते हैं, जो उदारवादी विचारक होते हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, वो व्यक्ति को समानता लाने की कोशिश नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि सभी के लिए हमें समान व्यवहार करना है।
जितने भी उदारवादी विचारक हैं वो कहते हैं कि भैया सबको हमें केवल स्वतंत्र छोड़ना है, जिसमें जितनी क्षमता होगी, जिसमें जितनी कैपेसिटी होगी, वो अपना विकास उतना ज़्यादा करेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाई अधिकार से आप क्या समझते हैं, और अधिकार की अवधारणा को आपको एक्सप्लेन करना है, और अधिकारों की प्रमुख सिद्धांत जो है, जो उसकी प्रमुख रूपरेखा है, इसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें मैंने आप सभी के राइट्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो अधिकार होते हैं, अधिकार उन दावों को या फिर उन मांगों को अधिकार का रूप दिया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, तथा सत्ता यानी सरकार जो है उसे मान्यता प्रदान कर देती है। जब जनता की मांग होती है या जनता जिन दावों की मांग सरकार से करती है और सरकार द्वारा उसे मान्यता मिल जाती है तथा समाज भी उसे स्वीकार कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है, एक अधिकार बन जाता है। तो अधिकार के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो अधिकारों की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं, कई मार्क्सवादी सिद्धांत हैं, कई रैखिक सिद्धांत हैं, तो कई और सिद्धांत हैं। कई विद्वानों का ये कहना है कि उदारिक अधिकारों की जो उत्पत्ति है वो सरकार शासन के निर्माण से हुई है। कई लोगों का कहना है कि नहीं, अधिकारों की उत्पत्ति प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक रूप से मनुष्य जो है स्वतंत्र होकर पैदा होता है और स्वतंत्र जीने का उसको पूर्ण अधिकार है। तो अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी अगले क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि समानता और स्वतंत्रता एक विरोधाभासी आदर्श है। विरोधाभासी आदर्श का मतलब सिंपल सा ये होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि समानता और जो स्वतंत्रता है वो दूसरे से विरोधी हैं। तो यहाँ पर कई सारे विद्वान ऐसे हैं जो समानता और स्वतंत्रता को पूरक बताते हैं, और कई विद्वान ऐसे भी हैं जो समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे के अपोजिट बताते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ से आप चाहो तो करना कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग और क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उदार लोकतंत्र अपने विकास में सबसे चुनौतीपूर्ण चरण से गुजरा है। इसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है कि भाई उदारवाद विकास अगर हम बात करते हैं, लोकतंत्र जो है अपनी चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं तो, परंतु वो अच्छी तरीके से चल नहीं पाती। इसके कई कारण हो सकते हैं। नौकरशाही की अयोग्यता हो सकती है, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो सकता है, या जनता का लोकतांत्रिक के प्रति ज्ञान ना होना, ये भी हम इसके अंदर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सकारात्मक कार्रवाई क्या है, सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है। सकारात्मक कार्रवाई जिसे हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, कि कई बारी जब हम देखते हैं कि सोसाइटी में लोगों का विकास नहीं होता तो सरकार के द्वारा कुछ खास तबकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं, तो वो सकारात्मक कार्रवाई कहलाती है। यानी हम कई बारी स्पेशल राइट्स देके भी समाज के अंदर स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, समानता को सुनिश्चित करते हैं, ये सकारात्मक कार्रवाई कहलाता है। सकारात्मक कार्रवाई की नीति पर समकालीन वाद विवाद की आलोचना करना है, यानी सकारात्मक जो कार्रवाई है वो सही है या नहीं है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे भी, नहीं सरकार द्वारा जो विशेष प्रावधान किए जाते हैं वो ठीक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुसंस्कृतिवाद और उसकी प्रासंगिकता पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। यानी आज के ज़माने में कई संस्कृतिवाद हो गई है, तो ये प्रासंगिक रहा है या नहीं रहा है, इस क्वेश्चन को भी हमने एक्सप्लेन नहीं करा है। इस क्वेश्चन को हम आने वाले टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस पेपर में भी पूछे गए हैं, जो हमने आप लोगों को करवा रखे हैं। आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली बात तो इसके अंदर कम लिखना होता है। 10 मार्क्स का ओनली क्वेश्चन होता है, ये 10 मार्क्स का ओनली होता है, और यहाँ पर 10 मार्क्स की होने की वजह से हम देखेंगे कि सकारात्मक रूप से आपके पेपर के अंदर कम लिखना होता है और इसमें मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप शॉर्ट नोट ज़रूर अटेंड करें। अगली चीज़ ये है कि भाई इसमें सहभागी लोकतंत्र को बताना है। सहभागी लोकतंत्र क्या होता है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र क्या होता है, इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है। गांधी के स्वराज पे आपको विचार देने होंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है हमने। सेंसरशिप पर मिलके क्या, जीएस मिलके क्या विचार है, इसके बारे में बताना है। और अगला कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए बन जाता है मानवाधिकार क्या है। तो इस तरीके से ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हमारी व्हाट्सएप पे, तो आप व्हाट्सएप पे यहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, बाकी सोशल मीडिया के जो वेरियस प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। फॉर फर्दर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।